हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल। तो देखिए, हमने काइनेमेटिक्स शुरू कर लिया। काइनेमेटिक्स के पहले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को फील किया। सबसे पहले उसको रिवाइज कराते तो फिर आगे की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल में चला गया पाथ का लेंथ। हम कहां चलते इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, जितनी कदम चलते हैं उन सबको जोड़ना होता है। आगे चले, पीछे चले, ऊपर चले, सबको ऐड करना होता है। इसको कहते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर है। डिस्टेंस इज नथिंग बट हाउ फार यू मूव्ड। वेयर डज नॉट मैटर, हाउ फार यू मूव्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता। क्यों? इधर चलोगे 2 कदम तो ऐड करो, फिर इधर 2 कदम ऐड करो, फिर इधर 2 कदम ऐड करो, फिर इधर 2 कदम, जहां से चले थे वही पहुंच गए तो भी ऐड करो। ये होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस एक संघर्ष है जो आप वास्तविकता में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए करते हैं। अब वो जिस रास्ते पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस जिस रास्ते से जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस रास्ते पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। आपको तो ऐड करना है। ये स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट ये एक्चुअल में बताता ही नहीं कि आपने कितना चला है, आपने कितना संघर्ष किया। ये बताता है कि आपकी पोजीशन पहले क्या थी और अभी क्या है। शिफ्ट इन पोजीशन, शिफ्ट इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अगर पोजीशंस गिवन है तो फाइनल पोजीशंस में से इनिशियल पोजीशन घटा दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और अगर गिवन है कि हमने पहले L1 लेंथ चला, फिर L2 चला, फिर L3 चला, तो ये इनिशियल पॉइंट था, ऐसे ऐसे ट्रेवल करके यहां गया। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दो चीजें हैं। अगर आपको पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट गिवन है तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटा दो। अगर लेंथ गिवन है कि पहले ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाओगे तो वेक्टर एडिशन से निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। सिंपल है। और उसके बाद हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अगर डायरेक्शन चेंज किया, इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन, देन ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। क्योंकि मैं आगे जा रहा हूं तो इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में मेरी फाइनल पोजीशन दूर जा रही है, आगे जा रहा हूं फाइनल पोजीशन दूर जा रही है। जब मैंने टर्न लिया, पीछे की तरफ आया, तो जो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के पास आने लग गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। इतना रिवाइज हो गया? हाँ सर, फुल रिवाइज हो गया है। तो चलिए, उसके बाद हमने बहुत बेसिक बेसिक सवाल किए थे, कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस किए थे। बॉडी एक लाइन में चल रहा है, फिर बॉडी प्लेन में चल रहा है, ठीक है, फिर ट्रायंगल पे बॉडी चला, स्क्वायर पे चला, हेक्सागोनल पे चला, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक अपन जा रहे हैं धीरे धीरे। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने ऐसे होमवर्क दिया था। कई बार क्या होता है कि देखो, होमवर्क क्लास में करने से 10-12 क्वेश्चन होते हैं, 10-12 क्वेश्चन टाइम ले जाते हैं। तो सेपरेट भी, ज्यादा होमवर्क होगा तो सेपरेट कर दूंगा, और कम होमवर्क होगा तो साथ में कर दूंगा क्लास के साथ, ठीक है। जैसे मान लो 10-12 क्वेश्चन हो गए तो मैं सेपरेट रिकॉर्ड कर दिया करूंगा बीच बीच में कभी भी, अगर ज्यादा होमवर्क हो गया तो, ठीक है। और होमवर्क के क्वेश्चंस को नोट्स में लिखने की इतनी नीड नहीं है। बाकी मैं अब आपको नोट्स में क्या क्या लिखना है, नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, ताकि आप बाद में जाके अच्छे से रिवाइज कर सके, वो मैं बताता जाऊंगा, ठीक है भाई। नोट्स बनाने की मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी, कैसे कैसे नोट्स तुम्हारी बनेगी। जो जो क्लास में लिखना है वो मैं बता दिया करूंगा आपसे, नहीं लिखना है उसको छोड़ देना। जैसे होमवर्क के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, उसको लिखने की नीड नहीं है। बेसिक चीजें लिख लिया आपने, बहुत बड़ी बात है। बेसिक क्वेश्चन लिख लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। होमवर्क कम होगा तो क्लास में डिस्कस करेंगे, ज्यादा होगा तो सेपरेट कर देंगे। जैसे होमवर्क आज ज्यादा है, शायद कितने हैं, 14 क्वेश्चन है, 12-13 क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं। चलिए तो देखिए, अब यहां पर देखिए क्या लिखा है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। यस, डिस्टेंस होता है हाउ फार एंड डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है द सेम यूनिट एंड डायमेंशन, ये भी सही है। तो दोनों सही है, बस कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला बात नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। समझ में आ गया, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज जीरो। डिस्टेंस ट्रेवल जीरो है, मतलब पार्टिकल हिला भी नहीं, एक कदम भी संघर्ष नहीं किया, जहां है वही रह गया। तो सर एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। पार्टिकल चला ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ही शिफ्ट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। आप एकदम थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग होंगे और धीरे धीरे मैं न्यूमेरिकली भी आपको स्ट्रांग बना दूंगा। चल सही, बहुत बढ़िया सर आपने लिखा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, मे, मस्ट, मस्ट नॉट, मे नॉट भरना है। तो मस्ट बी जीरो होना चाहिए, मस्ट बी नॉन जीरो। अच्छा, ये नॉन जीरो लिखा है तो क्या फिल करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी नॉन जीरो। मतलब मस्ट भी होना चाहिए, नहीं नहीं होना चाहिए नॉन जीरो, मस्ट नॉट बी नॉन जीरो, मस्ट नॉट आएगा यहां पे, तभी तो नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। तो मस्ट नॉट नॉन जीरो। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है तो दो पॉसिबल केस है, पार्टिकल चला होगा और चलता ही चला गया होगा,
डिस्टेंस ट्रेवल जीरो नहीं है। हो सकता है पार्टिकल चला होगा और फिर इनिशियल पोजीशन पे आ गया होगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, लेकिन इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो मे और मे नॉट आना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो, मे नॉट दोनों आ जाएगा, मे नॉट बी जीरो। देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। दो केस होगा, डिस्प्लेसमेंट मूव्ड इज जीरो देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मूव्ड इज जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट मूव्ड के भी दो केस है, इसके दो पॉसिबल केस है। डिस्प्लेसमेंट मूव्ड इज जीरो मतलब पार्टिकल जहां था वही है, स्टार्टिंग पॉइंट पर है। कहां है? स्टार्टिंग पॉइंट पर है, पॉइंट पर है, चला ही नहीं, तो तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। हाँ फिर ऐसा भी तो हो सकता है चला और वापस आ गया, हाँ ऐसा भी हो सकता है। इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट पर ही है, चला ही नहीं, तो डिस्टेंस जीरो। इस पॉइंट पे डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या लिखोगे? मे और मे नॉट बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट जीरो। ठीक है, ऊपर भी आएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, तो डिस्टेंस ट्रेवल नॉट जीरो है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कुछ ना कुछ है। देखो इस केस में भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, इस केस में भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तीसरा देखिए, चौथा सॉरी, इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू जीरो मतलब पोजीशन चेंज हुआ है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये कहीं आपका फाइनल पोजीशन, पोजीशन चेंज हुआ है। तो डिस्टेंस, पोजीशन चेंज करने के लिए डिस्टेंस तो ट्रेवल किया ही होगा। तो क्या है? मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, ये आएगा मस्ट नॉट। मस्ट इक्वल टू जीरो मतलब जीरो थोड़ी ना होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो डिस्टेंस होगा ही। मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, बताओ एकदम ही थ्योरेटिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके रग रग खून में घुसा कि नहीं? अभी तो रुकिए, अभी तो और देखिए यहां पे सवाल। पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, चले देखिए ध्यान से क्या लिखे। पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नहीं, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो यूटर्न भी तो हो सकता है। डायरेक्शन नॉट गिवन, डायरेक्शन नॉट मेंशन, डायरेक्शन नॉट मेंशन कि डायरेक्शन चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फॉल्स। भाई मान लो कार में तुम बैठे हो, मैं भी कार में बैठा हूं, तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट मेरे रिस्पेक्ट में जीरो होगी, जहां तुम बैठो वहीं पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। रोड के रिस्पेक्ट में तुम्हारी पोजीशन चेंज हो जाएगी। फॉल्स। द पार्टिकल मूव ऑन द पैराबोलिक पाथ, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ट्रू। अगर पैराबोलिक पाथ पे चला है, जैसे पार्टिकल, एक सवाल भी कराया था आपको पैराबोलिक पाथ पे, याद करिए कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 0,0 था, जहां पे फॉल किया वहां पे 10,0 था। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट सीधा इनिशियल से फाइनल पॉइंट मिला देंगे, ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, और डिस्टेंस देखिए ज्यादा होगी, ट्रू है। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो देन डिस्टेंस मस्ट नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो, नॉट जीरो मतलब जीरो नहीं है, कुछ है, तो डिस्टेंस मस्ट नॉट बी जीरो, तो डिस्टेंस भी जीरो नहीं होना चाहिए, ट्रू लग रहा है मुझे। ये तो यही स्टेटमेंट हो गया घुमा के, ये स्टेटमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, देखो मस्ट नॉट, देखो मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, सही है। डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो देन डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल टू जीरो, ये भी सही है। डिस्टेंस कुछ है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कैसे? यहां से चला यही आ गया, बताओ डिस्टेंस है, हाँ देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हाँ। मजा आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना, मजा आया। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। स्टूडेंट मूव 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये एक्चुअल में पोजीशन नहीं है, 10 मीटर मूव किया है, ये एक्चुअल में पोजीशन है या 10 मीटर मूव किया, जल्दी बताओ सर। ये 10 मीटर मूव किया है, 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 10 मीटर ये मूव किया है, देखिए 10 मीटर ईस्ट में गया है। ठीक है, 20 मीटर साउथ, साउथ किधर? इधर, तो 20 मीटर साउथ इधर गया है, 20 मीटर साउथ, 20 मीटर साउथ, एंड 20 रूट टू नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ और ये आपका ईस्ट, ये 20 रूट टू है, 20 रूट टू। सिंपल आपको दिया है नॉर्थ ईस्ट, मतलब एंगल नहीं बताया एग्जैक्टली, मतलब तो बीच में बताया, मतलब 45 होगा, तो 20 रूट टू का ये वैल्यू आएगा 20 और ये भी वैल्यू आएगा 20। अब देखो ये 20 और ये 20 कट गया, 20 और 10 30 मीटर ईस्ट आएगा। बहुत पेशेंटली ध्यान से सोचोगे तो कितने अच्छे से ये आपको समझ में आया, 30 मीटर ईस्ट आएगा। अब ये देखो पार्टिकल कहां है सर, ये है इसका इनिशियल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन ए पर, और इससे चल 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 के बी पे पहुंचा, ये फाइनल पोजीशन है। क्या आपको फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन पता है? हाँ, और जो पाथ चल के गया सर वो भी पता है, वो पाथ सीधा है कि टेढ़ा? सर टेढ़ा है, देखो ऐसे 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 कर्व पे चल के गया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो बच्चा कहता है सर वेक्टर डिस्टेंस, वेक्टर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? दो वेक्टर सीधा सीधा दिया होता है L1 और L2, तब तो इनिशियल से फाइनल को मिलाओगे डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ सर, तो अब कैसे निकालेंगे? देखो ना, ये फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट मुझे दिया, ये फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट और ये इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से घटा दो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा बोलो?
तो दो ऐसा वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इसका पोजीशन वेक्टर भी आर, इसका भी आर, तो लिखेंगे आप 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये आ गया 2r, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, साइन 120 बटा 2, तो ये आ जाएगा आपका 60। साइन 60 कितना होता है √3/2, तो 2r इंटू √3/2, 2 से 2 कट गया √3r। सेम कंसेप्ट आप यहां लगाएंगे, बस फर्क क्या 60 डिग्री। बताओ यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस के लिए आप लिखेंगे आर्क लेंथ, r इंटू थीटा। डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधा यहां पे जाएंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2। तो देखिए 2r साइन 60/2, ये लिखेंगे 30, साइन 30 होता है हाफ, तो ये आ जाएगा आपका 2r इंटू हाफ, 2 से 2 कट गया, r इज योर आंसर। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी एक और जोरदार बात बताता हूं। क्या सर? एक बात बताओ, ये एंगल कितना है 60, और ये साइड लेंथ और ये साइड लेंथ भी सेम है। हाँ, अगर दो साइड लेंथ सेम है, ये एंगल है 60, इस एंगल को x और इसको एंगल को x मानता हूं, तो दोनों एंगल बराबर होगा क्या? मान लो इसको x और इसको y मान, तो दोनों एंगल बराबर होगा क्या? सर कैसे पता चला? ये लेंथ और ये लेंथ अगर सेम हो तो यहां से बनने वाला एंगल इन दोनों से सेम होता है। तो 2x + 60 बराबर 360, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो यहां से आ जाएगा 60, यहां से प्रूफ होके क्या आएगा ये 60। तो ये एंगल तुम्हारा होगा 60 और ये होगा 60, मतलब तो कोलैटरल ट्रायंगल बन गया। ये r, तो ये भी साइड लेंथ था, डायरेक्टली आंसर r। मतलब सोचने का तरीका है। कैसा लगा आप सोच के बताओ, कैसा लगा ये? सर गजब, तो बढ़िया सोचा सर आपने। ये देखो, बटरफ्लाई स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ अ क्यूबिकल रूम। एक क्यूबिकल रूम है, देखो एक क्यूबिकल रूम है, देखो ऐसे एक क्यूबिकल रूम है, ऐसा ऐसा क्यूबिकल रूम है, ठीक है भाई। चलो सर क्यूबिकल रूम है ऑफ साइड एल एंड रीचेस टू द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे आप ओरिजिन मानो 0,0,0, ये मान लो कि आपका y एक्सिस है, ये मान लो z एक्सिस है, और ये मान लो x एक्सिस है। तो यहां पे पार्टिकल है, और क्या है? बटरफ्लाई स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम कॉर्नर ऑफ द क्यूबिकल रूम ऑफ साइड एल एंड रीचेस टू द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम मतलब यहां बॉडी डायगोनल पे पहुंचा। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ एल। सिंपल सी बात है, यहां से चला, और ये क्लास में भी ऐसे सवाल मैंने करा दिए थे, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट कहां पे है? यहां पे। अच्छा ये उड़ के जा सकती है, अच्छा उड़ के सीधे जाएगी जरूरी नहीं, मान लो ऐसे उड़ के जा रही है ऐसे, और बाहर निकल गई, फिर यहां से उड़ के यहां पहुंची, तो ये उड़ के बटरफ्लाई कहीं से कहीं जाए, कहीं से पाथ इसका हो, हमें उससे मतलब थोड़ी ना। क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करता है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के लेंथ पे डिपेंड करता है। ये बॉडी डायगोनल है, √3l लेंथ होगा, √3l लेंथ होगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सर आसान है, यस। ट्विस्ट यहां पे, एन एंट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ द सॉलिड क्यूबिकल रूम। ये एक क्यूबिकल रूम है, ये एक क्यूबिकल रूम है, ध्यान से देखिएगा, ये एक क्यूबिकल रूम है। देखिए क्यूबिकल रूम कैसा रूम है? क्यूबिकल रूम। देखिए एंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ द क्यूबिकल रूम। इस कॉर्नर ऑफ द क्यूबिकल रूम में एक चींटी तैरना शुरू कर दी, चलना शुरू कर दी। क्यूबिकल रूम में एंड चले, तो ये उड़ के नहीं जा सकती, ये दीवार के सहारे जा सकती है। एंड वांट टू रीच अपोजिट ऑफ द बॉडी डायगोनल, देन फाइंड मिनिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय द एंड। तो देखो ये उड़ के तो जा नहीं सकती, तो मान लो एंड सीधा चल के यहां आई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, तो कितना लेंथ चलेगा? क्योंकि डिस्टेंस पूछा है, टोटल पाथ लेंथ निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो ऐसे तो सर एक ऑप्शन 3l का आ रहा है, अगर जैसा आपने पाथ बनाया है तो इस तरीके से। अगर मैं ऐसा पाथ बनाऊं कि पहले गया यहां, पहले गया यहां, फिर ऊपर चला गया यहां, फिर गया यहां, तो भी ये 3l आ रहा है। सर काम करो ना, पहले एक सीधा ले जाओ, ऐसे सीधा ऐसे ले जाओ और फिर ऊपर ले जाना, तो ये l 90 डिग्री पर, ये डायगोनल हो गया ना, फेस डायगोनल, √2l और l, तो आ रहा है सर √2l + l। √2l + l। क्या ये मिनिमम है? सर ये कैसे पता चलेगा? सर मिनिमम है कि नहीं? नहीं है मिनिमम। मिनिमम ये होगा कि कहीं ये बीच में यहां जाए और फिर ऐसे जाए। सर पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि मान लो ये जो कॉर्नर है, ये जो फेस है, वो तुम्हारी तरफ निकला हुआ दिखाई दे रहा है, 3D का फील आ रहा है। हाँ सर कुछ तो 3D का फील आ रहा है। तो मान लो ऐसा है, मान लो ये ऐसा है कि ये फेज है तुम्हारा जिस पर चींटी ऐसे चल रही है, ये फेज है तुम्हारा, और ये बैक वाला फेज है जिस पे चींटी चल के ऊपर कॉर्नर पे जा रही है। ऐसा ही है? हाँ सर ऐसा ही है। अब क्या करो आप कि इस फेज को, जैसे ये है अभी ऐसा 3D फिगर, ऐसा है, इस फेज को ऐसे कर दो, इसको सीधा कर दो। अब सीधा करके थोड़ा देखो तो आपको दिखाई देगा कि ये फेज है,
जहां पे कॉर्नर पे एंड पे पहुंचना है, P बोल देते इसको, और इस वाले को हम ऐसे लेटा देंगे तो ये हो जाएगा। तो अभी Q ऊपर है। हाँ बताओ मिनिमम डिस्टेंस यहां से यहां तक जाने के लिए क्या, देखो जिस दो फेज पे चल रहा है उसको पहचानो, 1 और 2। इस दो फेज के पेज पे चल के वो P पे पहुंच जाएगा। हाँ सर A से P तक पहुंच जाएगा इस दो फेज पे चल के। अब इस फेज पे सीधा चल रहा था, इस फेज पे सीधा चल रहा था, यहां से यहां तक जाने के लिए मिनिमम रास्ता ये होगा या मिनिमम रास्ता ये होगा, बताओ, या मिनिमम रास्ता ये होगा, कौन सा मिनिमम होगा? अरे सर चमक गया, ये मिनिमम तो नहीं होगा, सीधा ये मिनिमम होगा। अब ये मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं? तो एक देखो ना, ये टोटल लेंथ L है और ये टोटल लेंथ हो गया 2L, तो ये मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा, डी मिनिमम आ जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस 2L का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5L स्क्वायर, जहां पे L बाहर निकल गया, रूट 5L इज योर आंसर। ओह वाओ, समझ में आया? अच्छा ये मिनिमम है कि ये मिनिमम है, नहीं समझ में आ रहा था ना? नहीं सर, लेकिन जैसे तुम इसको खोल दोगे ना तो तुम्हें दिखाई देगा कि साला हम तो पहले ये फेस डायगोनल पे गए फिर ऐसे चढ़ रहे हैं खंबे पे, ये मिनिमम है नहीं, सीधा जाओ ना। कैसे जाओ? सीधा जाओ। एक बार तुम भी सोचो, ऐसा एक क्यूब बनाओ, किताब सही 3-4 किताब लेके क्यूब बनाओ, सोचो यहां से लेके यहां तक जाना है, तो या तो मैं ऐसे जाके ऐसे जाऊं, यही रास्ता, ये 2 पे चलूंगा, या फिर मैं इस 2 पे चलूंगा, ये 2 रास्ता है। हाँ तो इसको इधर लिटा के सोचो कि यहां से ऐसे एक क्यूब है और ऐसे यहां से मुझे यहां तक जाना है, कैसे जाओगे? तो क्या आप पहले यहां से यहां जाओगे फिर ऐसे जाओगे, कि पहले यहां जाके सीधा ऐसे जाके फिर ऐसे जाओगे, या बीच में से सीधा स्ट्रेट लाइन निकल जाओगे? मिनिमम डिस्टेंस क्या है? मिनिमम डिस्टेंस को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को सीधा स्ट्रेट लाइन से मिला, तो फेज को लिटाओ सीधा स्ट्रेट लाइन से मिलाओ, यही करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम सोचो बस। बीच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर द डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी घटना नहीं चाहिए। अब देखो इधर डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो एक टाइम पे 2 डिस्टेंस आ रहा है, गलत है। ये डिस्टेंस घट रहा है, गलत है। ये डिस्टेंस निगेटिव है, गलत है। और ये सही है, देखो सर कैसे, देखो यहां डिस्टेंस ऐसे आया फिर बढ़ा, देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है, थोड़ी देर कांस्टेंट रहा फिर बढ़ गया, तो पार्टिकल रुक तो सकता है। देखो ऐसा बना के दिखाया था, पार्टिकल रुका हुआ है, देखो याद है, रुक बना के दिखाया था कि पार्टिकल रुका हुआ है। अब ये रोटेशन वाला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ये P पॉइंट है यहां पर, समझिएगा प्लीज, ये P पॉइंट है यहां पे, ये P पॉइंट है, देखिए ये P पॉइंट है। हाँ सर, अब ये घूम के ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे घूम के चल रहा है, तो जब ये एक रोटेशन पूरा करेगा तो आपको थाली घुमा के दिखाया था, P यहां पहुंचेगा। हाँ तो एक फुल रोटेशन के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2r। एक फुल रोटेशन के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2r। एक फुल रोटेशन के बाद डिस्प्लेसमेंट होगा आपका 2r, ठीक है? फुल रोटेशन के बाद डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। क्लियर है क्या? हाँ सर, एक रोटेशन के बाद डिस्प्लेसमेंट होगा 2r, ठीक है? कैसे? तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, मिला दो। तो 2r नहीं, 2πr, सॉरी 2πr। 2πr कैसे? तो यहां पे रखा है, जब ये चल रहा है तो ये पार्टिकल जमीन पर, ये व्हील का पॉइंट जमीन पर चिपकेगा, ये चिपकेगा, ये चिपकेगा, ये चिपकेगा, ये चिपकेगा, तो ये कुछ इस तरीके से ये आगे जाता जाएगा, तो कुछ इस तरीके से चलेगा, है ना? कुछ इस तरीके से चलेगा। देखो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ये माना अंगूठा देख लो, तो ऐसे चल रहा है आधे रोटेशन के ऊपर, बाद में यहां, तो फाइनल तो यहां पहुंचा ना। हमें इसके पाथ से मतलब नहीं कि P पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो सीधा मिला देंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो सीधा मिला देंगे। हाँ सर समझ में तो आ गया। अब हम बात करते हैं हाफ रोटेशन। तो आपको पता है कि फुल रोटेशन में अगर ये P पॉइंट टोटल सरकमफ्रेंस चिपकने की वजह से 2πr गया है, 2πr गया, तो आधे में कितना जाएगा? तो आधे में ये जो डिस्क है उसका सेंटर आधे में, पूरे में 2πr है तो आधे में πr चलेगा, आधे में πr चलेगा। समझाओ इसको और अच्छे से, कुछ सर्कुलर चीज मिलेगा तो समझा दूंगा मैं। वेट अ मिनट, इसको और एक बार विजुअलाइज करते हैं। कुछ सर्कुलर चीज मिल नहीं रहा, चलो भगवान जी का पूजा का थाली मिला है, उसे समझाता हूँ। देखो उसे समझाता हूँ थोड़ा। देखो देख बेटा, ऐसा है, मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा, ये पॉइंट है जिसके बारे में चर्चा करनी है हमें, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है? अब इसको ना एक बार रोटेट करता हूं मैं, यहां से देखना तो कैसे रोटेट करके जाएगा। देखो देखो यहां वो है, तो ये फिसल नहीं रहा ना, ये प्योर रोलिंग करता जा रहा है ऐसे, तो आधे रोटेशन के बाद ये ऊपर है, हाँ, फिर ये इसका सर्कमफ्रेंस चिपकता हुआ जा रहा है, फिर कहां पहुंचा? यहां पहुंचा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये टोटल यही लेंथ तो चिपक के चला है, देखो ना ऐसे, देखो
प्लेन लेंथ तो चिपक के चला है, तो एक रोटेशन में कितना आगे गया होगा, एक रोटेशन में आगे गया होगा, एक रोटेशन में आगे गया होगा 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस का लेंथ है 2 पाई आर। तो पी पॉइंट ए इनिशियल, पी पॉइंट ए फाइनल, सीधा स्ट्रेट लाइन से मिला दो, एक एक्सिस में ही दिखाई दे रहा है इनिशियल और फाइनल 2 पाई आर। आधे रोटेशन के बाद देखोगे, क्या करोगे, आधे रोटेशन के बाद देखोगे तो ये लेंथ सिर्फ पाई आर चला होगा सर, और यहां पे पी है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट मिलाओगे तो ये आएगा। अरे हाँ, तो सर 1 मिनट, तो ये लेंथ चाहिए ना हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए, हाँ अब रोटेशन हुआ तो ये चाहिए। अगर ये लेंथ पाई आर है और ये तुम्हारा टोटल हाइट हो गया 2r, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा सर, 1 मिनट। तो ये एक्स एक्सिस में पाई और ये 2r, तो ये 90 डिग्री पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर बाहर निकालो तो r चला जाएगा, ये पाई स्क्वायर प्लस 4 आंसर आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 4 आंसर आ जाएगा। देखो ये आंसर आ जाएगा, देखो यार आ गया यहाँ पे, बताओ चमका ये चीज, ये रहा आपका आंसर सर, समझ गया। अब 1/4 रोटेशन में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, सोचना, थिंक अबाउट 1/4 रोटेशन, थिंक अबाउट 1/4 रोटेशन। अच्छा सर, सर एक रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट तो निकाला, डिस्टेंस कितना चला होगा पी पॉइंट, डिस्टेंस कितना चला होगा, तो डिस्टेंस भी पाया चल नहीं, ये तो ऊपर ऐसे घूम के गया ना, ऐसे घूम के गया है ना, ऐसे ऐसे आया घूम के पूरा, सॉरी पी पॉइंट ऐसे गया, ये तुम्हारा पी पॉइंट है, तो ये चिपका है तो पी पीछे गया, ऐसे गया, ये ऐसे कुछ आएगा, पहले ये पी यहां है, फिर ये पी यहां था, फिर यहां था, ऐसे आया होगा पी, फिर ऊपर गया पी, फिर आगे गया होगा पी, फिर ऐसे गया, ऐसे चला है। ये कैसे निकालेंगे सर, ये बहुत लेंथी होता है डिस्टेंस एक्चुअल पाथ निकालना, फिर भी कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा, इसका लेंथ आता है 8r, याद रख लो अगर आ गया सवाल तो, ठीक है ना, ये काम का नहीं है तुम्हारे लिए, देखो कुछ लिमिटेशन समझनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। चलो, ड्रंकर्ड इज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रेट रोड, ही टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड एंड सो ऑन, ईच स्टेप 1 मीटर लॉन्ग एंड टेक्स 1 सेकेंड। तो एक स्टेप 1 मीटर लंबा चलता है, टाइम 1 सेकेंड लेता है। तो देयर इज अ पिट ऑन द रोड 11 मीटर अवे, 11 मीटर जैसे वो चलेगा ना तो वो पिट में गिर जाएगा 11 मीटर के बाद, लेकिन वो 11 मीटर सीधा चल ही नहीं रहा, वो चलता है 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड, तो 1 2 3 4 5 स्टेप चल चुका है, अब 6 चलता तो गिर जाता, लेकिन वो 3 पीछे आ जाता है। तो टोटल इफेक्टिव कितना चला, 2 स्टेप चला, 2 मीटर चला, मतलब 2 स्टेप मतलब 2 मीटर चला, और 2 मीटर में कितना टाइम लिया, 8 सेकेंड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेकेंड लिया। फिर यहां से चला, अच्छा फिर चला, यहां से चलेगा 1 2 3 4 5, फिर 3 पीछे 1 2 3, तो इफेक्टिव पहले 2 चल चुका था यहां तक, फिर इसमें 2 मीटर और चला, फिर टाइम कितना लिया 8 सेकेंड, टोटल कितना हो चुका है 4। अच्छा ठीक है, फिर आगे चला, फिर यहां पहुंचा था 1 2 3 4 5, 1 2 3 पीछे, फिर यहां पहुंच गया। अब बताओ कितना टाइम लिया सर, इसमें 2 + 2 4 था, यहां तक 4 हो गया, तो 4 में 2 और जोड़ो तो 6 मीटर चला, टाइम लिया 8 सेकेंड और, 6 मीटर चल चुका है, टाइम 8 सेकेंड और लिया। ड्रंकर्ड मैन है, हाँ तो सर एक लूप जब चलता है 5 आगे 3 पीछे, तो इफेक्टिव 2 ही मीटर चला, तो 2 मीटर फिर 2 मीटर फिर 2 मीटर, टोटल 6 मीटर चल चुका है, 24 सेकंड ले चुका है। फिर अबे 6 मीटर यहां से 1 2 3 4 5 से तो गड्ढे में गिर जाएगा सर, छठा चलेगा तब ना, 5वें के बाद कैसे गिरेगा, अबे ऐसे ही दारू पिए हुए है, ड्रंकर्ड मैन है, नशे में है, जैसे ही यहाँ पे 11 मीटर पहुंचेगा तो गिर जाएगा, तो ये पीछे मुड़ने का टाइम नहीं मिलेगा इसको। तो आपको हमेशा देखना है कि लास्ट स्टेट में जो ये जोड़ के तुम पहले 2 चला इफेक्टिव, फिर 2 चला इफेक्टिव, फिर 2 चला इफेक्टिव, तो टोटल हो गया 6। अब इतना ध्यान रखना कि लास्ट वाला जो 5 स्टेप आगे चल रहा है फॉरवर्ड, वो जोड़ के अगर फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच रहा है तो वहां से पीछे नहीं आ पाएगा, बस इतना देखना है। तो +5 = क्या हो गया, 6 5 11 मीटर, डेस्टिनेशन ही आ गया तो पीछे नहीं आ पाएगा। तो 5 मीटर 5 स्टेप में 5 सेकंड लेगा, तो हो गया 8 8 16 8 3 24 5 29 29 सेकंड। वेरी इजी। असाइनमेंट में से 1 2 क्वेश्चन और दे दूंगा जिससे आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए, ये तो बहुत आसान है। अ मॉस्किटो नेट ओवर अ 7 फीट एंड 4 फीट वेट इन 3 फीट हाइट, मतलब ये जो क्यूबॉइड, क्यूब नहीं है ये क्यूबॉइड टाइप का, ऐसा कि सबका लेंथ अलग अलग है, सबका लेंथ क्या है अलग अलग है। ये जैसे मैं यहाँ पे ओरिजिन मानता हूँ, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इसको ओरिजिन मान दिया मैंने। तो 7 फीट 4 फीट 3 फीट, तो ये है तेरा 7 फीट, ये है 4 फीट और ये है 3 फीट, ऐसे 3 फीट
ये 4 फीट और ये 7 फीट ऐसा है, तो ठीक है, समझ गए। द नेट हैज अ होल एट वन कॉर्नर पे यहां पे होल है। The weight through which mosquito enter the net if the flies and the sits at the diagonally opposite upper corner of the net, diagonally opposite upper corner of the net, यहां पे जाके बैठिए, diagonally opposite upper corner, ठीक है, उधर जाके बैठिए। Flies and sit at the diagonally opposite upper corner of the net, upper corner, ये ऊपर कॉर्नर diagonally opposite, यहां से यहां जाके बैठा है, ठीक है। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो, मैग्नीट्यूड ऑफ, सीधा लाइन मिला दो तो ये क्या हो जाएगा, देखो x में चला 7, y में 3 और z में 4, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही आएगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। अच्छा, जब क्यूबॉइड में डायगोनली अपोजिट बोले ना तो फेस डायगोनल नहीं होता, बॉडी डायगोनल होता है, सिर्फ डायगोनल। अगर ये बोलता ना इफ फ्लाइज एंड सिट एट द फेस डायगोनली अपोजिट, मतलब यहां से जाके यहां बैठता, फेस डायगोनली अपोजिट नहीं बोला, ठीक है। अच्छा, और अगर फेस डायगोनल बोलता भी तो ये वन कॉर्नर पे बोला है, द नेट हैज अ होल एट वन कॉर्नर, और होल वन कॉर्नर पे कहां है, ओरिजिन पे नहीं, वो कहीं एक कॉर्नर पे, वो तो यहां भी हो सकता है। अगर यहां से यहां बैठता तो कुछ अलग आंसर आएगा, यहां होल होता है यहां बैठता तो कुछ अलग आंसर आएगा, तो फेस डायगोनल यहां पे सोचना भी नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तेरा 49 और 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 9 25 और 49, 49 प्लस 25, तो 9 5 14 के 4 हासिल 1, 4 2 6 7, रूट 74 आ रहा है। टेकिंग द होल एट द ओरिजिन, लेंथ ऑफ द वेट एज एक्स एक्सिस, लेंथ एक्स एक्सिस मतलब 7 फीट, इट विड्थ एज अ वाई एक्सिस तुम्हारा 4 फीट एंड जेड एक्सिस इतना, देन कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, ठीक है ना। अब बोला कि ओरिजिन पे होल होता तो ये होता ना 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता। सिंपल सी बात है, समझ में आया। चलो ये सवाल क्लास में करा दूंगा, क्लास में इसमें कुछ समझाना है अभी, ऐसे 2-4 सवाल और कराऊंगा, बढ़िया है, कुछ नहीं है। हमें देखो ये जो ग्राफ होता है इसका ये वाला रास्ता को नहीं बताता, ये पाथ को नहीं बताता, ये पाथ नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इसका एक्चुअल में कोई मतलब नहीं होता, इसका एक्स और वाई कंपोनेंट का मतलब होता है। अगर पार्टिकल यहां है पोजीशन वाई पे तो इसका इनिशियल पोजीशन तुम्हारा -15 है, और पार्टिकल यहां है तो ये इस पॉइंट का ये टाइम बताएगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा पोजीशन बताएगा, ये फाइनल पोजीशन। ऐसे देखते हैं, इस पर और क्वेश्चंस करने हैं अभी क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, बाय बाय।